हेलो स्टूडेंट, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 हिस्ट्री के संदर्भ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम स्पेशल के संदर्भ में कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न संभावित हैं, जिसमें इतिहास के लेसन 2 के संदर्भ में श्रेणी किसे कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रेणी किसे कहा जाता है। तो मौर्य काल में ही नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में श्रेणी क्या थे, इनके संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न लघुत्तरी है। तो श्रेणी व्यापारियों का क्या था, एक समूह था। इनका कार्य क्या था, कच्चे माल इकट्ठा कर लेना, कच्चे माल लेने के पश्चात उसे निर्मित करते थे और उसे बाजारों में बेचते थे। तो श्रेणी एक प्रकार से व्यापारियों का एक संघ था, एक समूह था। आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ होते थे, श्रेणियाँ सुदृढ़ होती थी। कभी कभी राजा के पास राजकोष जब रिक्त हो जाता था तो उसे कर के रूप में पैसे उपलब्ध कराती थी, या कह सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता जब होती थी तो कहीं न कहीं से ऋण लेता था, उसी प्रकार से राजा को भी जब कभी पैसे की आवश्यकता होती थी तो श्रेणियों से कर्ज के रूप में पैसा लेते थे। तो इस तरह से श्रेणी एक व्यापारिक समूह है और एंशिएंट टाइम में और उस समय जो है श्रेणी जो है आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ थी। इनका कार्य क्या था, कच्चे माल प्राप्त करना और उसे वस्तुएं बना करके मार्केट में बेचना था। तो एक प्रकार के व्यापारिक समूह था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलिंग युद्ध का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। कलिंग युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था और इसके संदर्भ में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध को लड़ा था और इसके पश्चात उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। तो कलिंग युद्ध जो टर्निंग पॉइंट उसके जीवन का है, इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ था, उसने सबसे पहले इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और इस घटनाक्रम को देखते हुए इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो विचलित हो जाता है, मानसिक रूप से पीड़ा होती है। कितने लोगों की हत्या करने के बाद हमें सिंहासन प्राप्त हुआ है। तो कलिंग युद्ध जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, वहाँ पे एक सम्राट अशोक ने युद्ध किया था जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में प्रभाव पूछ रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो सम्राट अशोक के संदर्भ में कि युद्ध में वो विचलित हो जाता है और कभी भी युद्ध न करने का फैसला करता है और इसने युद्ध विजय के स्थान पे धर्म विजय को अपनाता है, यानी कभी युद्ध न करने का फैसला करता है और धर्म को अपना लेता है कि हम अब शांतिप्रिय जीवन जिएंगे। अगला परिवर्तन क्या होता है, इस युद्ध के पश्चात वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो कलिंग युद्ध उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसी के पश्चात सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है और आजीवन जो है इसी धर्म के पथ पे चलता है और अपने साम्राज्य में लोगों को इस धर्म से जोड़ता है। उसका धर्म जो किसी धर्म विशेष से नहीं था बल्कि धर्म का जो मूल स्रोत था, जैसे हिंसा न करना, जीवों पे दया करना, लोगों पे कल्याण करना, सहृदयता, मातृ प्रेम भावना जागृत करना लोगों में, लोगों के प्रति एक दूसरे के प्रति समर्पण, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। इस तरह से उसने इस धर्म के माध्यम से नैतिक प्रचार किया, मानवीय मूल्यों का प्रसार किया, आदर्शों का प्रसार किया और इस तरह से उसने धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपने जीवन को बौद्ध धर्म से जोड़ते हुए इस पथ पर आगे बढ़ा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या निकल के आया कि कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध के ये सारे प्रभाव पड़े थे सम्राट अशोक के जीवन पर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विशिष्ट महत्व है। विशेष रूप से मौर्य काल के विषय में हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन कैसा था, शासक के क्या उत्तरदायित्व थे, राज्य व्यवस्था कैसी थी, इन सभी बिंदुओं पे अर्थशास्त्र जो है विस्तृत प्रकाश डालता है और इसके माध्यम से हम मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अर्थशास्त्र है, जिसकी रचना चाणक्य ने किया था या कौटिल्य ने किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य को प्रमुख काल क्यों माना गया है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य को प्रमुख काल क्यों माना गया। तो इसका आंसर क्या है, देखें, मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्राचीन काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसके पहले जो राजनीतिक परिदृश्य था, भारत में छोटे छोटे राज्य थे, कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, राज्य जो है टुकड़ों में बटे हुए थे
बाहरी आक्रांता भारत में आसानी से आक्रमण कर देते थे। इस तरह से भारत में राजनीतिक एकता का क्या था, अभाव था। लेकिन इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इस विशाल साम्राज्य की स्थापना के कारण पूरे भारत जो है राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है। एक कर व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था, एक दंड व्यवस्था और इस तरह से पूरे देश में एक राजनीतिक एकता के सूत्र में पूरा देश बंध जाता है। तो इसी के कारण इस काल को जो है क्या नाम दिया गया कि मौर्य साम्राज्य को एक प्रमुख काल के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित होती है। इसके पहले जो है भारत में राजनीतिक एकता नए स्थापित थी, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है संगम क्या है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तमिल भाषा का ग्रंथ है ये संगम, जिसमें चेल, चोर, पांड ये जो राज्य हैं इनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो संगम रचनाएं तमिल रचनाएं हैं, तमिल लैंग्वेज में है। दक्षिण भारत के ये सभी क्षेत्र थे और इन क्षेत्रों में जो पांड्य जैसे है इसके राजवंश के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चोलों के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चेर राजवंश के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है संगम यानी तमिल साहित्य के माध्यम से। तो तमिल साहित्य जो है दक्षिण भारतीय राज्यों के विषय में वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी प्रशासनिक दृष्टिकोण कैसा था, क्या स्वरूप था, इसके विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में आपने अध्ययन किया इन सारे प्रश्नों को लेकर के। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।